अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम ग्राउंड जीरो के साथ मैं हूं मुदस्सर इकबाल। मशरक़ वस्ता में जारी जंग को 2 हफ्ते मुकम्मल होने को हैं। अमरीका और इसराइल की ईरान पर जारहियत जारी है तो ईरान के जवाबी वार भी मुसलसल देखे जा रहे हैं। ईरान की जानिब से आबनाए हरमज़ की बंदिश के बाद दुनिया भर के ममालिक को मुआशी नुकसान उठाना पड़ रहा है। आलमी तेल मार्केट मुसलसल उतार चढ़ाव का शिकार है। अमरीका की जानिब से ईरान पर इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि ईरान आबनाए हरमज़ में माइंस बिछा रहा है, जबकि ईरान के डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर ने अमेरिका के इस इल्ज़ाम को मुस्तरद करते हुए दावा किया कि कुछ ममालिक के जहाज़ों को वहां से गुजरने दिया गया। इस सारी सूरत हाल के दौरान ईरानी वजारत खारजा ने भी ऐलान किया कि ईरान की नेवी से रब्ता करके आबनाए हरमज़ से अब भी जहाज़ गुजर सकते हैं। अब सवाल यह है कि अमेरिका ने जंग का आगाज़ तो कर दिया, पर होने जा रहा है। मशरक़ वस्ता में जारी जंग आने वाले दिनों में क्या रुख इख्तियार करेगी और ईरान में इस वक्त सूरत हाल क्या है, इस सब पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ईरान से सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार जॉन हुसैन। जॉन, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। सबसे पहले तो कुछ देर पहले मैं BBC पे देख रहा था कि जो अमेरिकन मिनिस्टर हैं, वज़ीर दिफ़ा हैं, वो ये दावा कर रहे थे कि जो रहबर आला हैं वो ज़ख्मी हैं और वो इस वक्त छुपते फिरते हैं। उन्होंने गुज़श्ता रोज़ उनके जो खिताब है उसका भी हवाला दिया कि कोई वीडियो नहीं थी, कोई प्रॉपर ऑडियो नहीं थी। तो खबर वहाँ क्या है रहबर आला की सेहत से मुताल्लिक, उनकी ज़िंदगी से मुताल्लिक? नज़र साहब, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए। देखिए, परेशान हुए हुए ये अब किसी भी तरीके से ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि आयतुल्लाह मुश्तबा खामनाई आखिर हैं कहाँ, क्योंकि इनके खबरी भी खत्म हो गए हैं। कोई टेक्नोलॉजिकल सुपीरियॉरिटी जो उनकी जो भी ये बताते हैं वो भी उनको ट्रैक नहीं कर पा रही है। और ईरान दोबारा वो गलती नहीं करेगा जो आयतुल्लाह अली खामनाई के साथ इन्होंने की। सबक हार्ड लेसन लर्न, बट आई थिंक सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हाई टाइम है कि ये अपनाएं, भले जो भी वो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हो। इतना खुल के आई डोंट थिंक किसी भी सुप्रीम लीडर को रखना चाहिए। एटलीस्ट इंटेलिजेंस एजेंसीज को इंश्योर करना चाहिए कि ऐसा ना हो। तो आई थिंक जिस तरीके की रेटरिक और माचोइज्म उनकी तरफ से नजर आ रही है वो सिर्फ ख्याली और जुबानी ही नजर आ रही है, क्योंकि रियलिटी ऑन ग्राउंड ये बताती है कि ट्रंप के बावजूद इसके क्लेम करने के हमने सब कुछ खत्म कर दिया है और हम तो बड़ा क्विक विक्ट्री जीत गए और नेवी भी खत्म हो गई है, इनके लॉन्चर भी खत्म हो गए, बट देखें यहाँ पे हम लोग को मिसाइल्स भी उड़ती हुई नजर आती हैं। और अभी तक आपने देख लिया है कि जो 44th वेव तक जो जितनी भी मिसाइलें गई वो 1 टन से कम के वॉरहेड की, बाद में 37th वेव के बाद 1 टन से कम के वॉरहेड की नहीं गई। और इसके अंदर शदीद क्लस्टर म्यूनिशंस रखने वाली शदीद हैवी 2 टन की जो मिसाइल्स हैं वो भी शामिल हैं। तो आई थिंक, और उसके साथ साथ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे भी जो बातें माइनिंग की वो लोग करते रहे, बाद में शर्मिंदगी के साथ एनर्जी सेक्रेटरी ने जो ट्वीट लगाया था वो भी डिलीट किया, जिसका उन्होंने कहा कि हम एक ऑयल टैंकर लेके चले गए यूनाइटेड स्टेट्स का, और बाद में नेवी ने भी कह दिया कि हम आपकी मदद नहीं कर सकते। जबकि अगर माइंस लगी भी होती तो बिल्कुल सही बात है कि चाइना के अंदर फॉर एग्जांपल 2.1 मिलियन बैरल्स पर डे तेल ईरान नहीं बेच रहा होता। तो हम देख रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ भी बिल्कुल कंट्रोल में है और मिसाइलें भी जा रही हैं। लेकिन फिर भी ट्रंप को अगर लगता है कि वो जीत गया है तो आई डोंट थिंक कि ये बात को यकीन करेगा। सब जो बात की गई ट्रंप की जानिब से, उन्होंने G7 के रहनुमाओं से कहा कि ईरान अब जो है वो जंग ख़त्म करने जा रहा है, जबकि मुश्तबा खामनाई साहब का जो बयान था वो ये है कि ईरान जो है वो जंग जारी रखेगा और बदला लेगा। तो इधर वो जंग ख़त्म की बात कर रहे हैं, आप वहाँ मौजूद हैं। ईरानी अवाम इस वक्त उस खिताब के बाद, स्पेशली जो हुआ ऑडियो का हमने आपने सुना, उसके बाद क्या जज्बात हैं आपके? आप ये नोटिस करें, ट्रंप ने कोई डेट नहीं बताई G7 कंट्रीज के लोगों, उनको ट्रंप को खुद नहीं पता कि जंग कितनी देर तक उसको रखा जाएगा जंग में, क्योंकि नाउ ईरान इज कॉलिंग द शॉट्स। और बिल्कुल मैं यहाँ पे मौजूद हूँ तो मुझे पता है, मुझे कॉन्फिडेंस से नजर आ रहा है, ना सिर्फ ऑफिशियल्स कॉन्फिडेंट है यहाँ पे आफ्टर द न्यू लीडरशिप, लेकिन लोगों के अंदर एक नई उम्मीद की किरण नजर आती है। और आज भी मैं रैली में खुद भी गया हुआ था, पैलेस्टाइन की जो रैली हुई थी, एंटी यूएस और एंटी इसराइल रैली कुछ की जो होती है, तो उसके अंदर मैंने देखा कि सामने धमाका हुआ और लोग टस से मस नहीं हुए, लोग आगे जो है वो जाना शुरू होगा। आपके पास विजुअल्स भी आई थिंक आ गए होंगे। तो यहाँ पे लोगों के अंदर एक नया कॉन्फिडेंस है, एक नई उम्मीद है। और जो मुल्क 9 दिन बगैर किसी सुप्रीम लीडर के सरवाइव कर सकता है इतनी क्रिटिकल सिचुएशन के अंदर, आई थिंक वो आगे भी रेजिलियंस रखता है कि वो सरवाइव करे। सही। तो मैं जो आवाम के हवाले से जो आपने बात की है, बड़ा इंपॉर्टेंट कि वो लोगों का वो डर और खौफ नहीं है। लेकिन इस वक्त एक जो चीज़ जंग के है, जंग किसी के लिए भी बड़ी मुश्किल है, वो चाहे ईरान है, चाहे अमेरिका है, चाहे खित्ते के दीगर ममालिक हैं। तो ये जंग की सूरत हाल आप देख रहे हैं कि प्रोलॉन्ग होती हुई नज़र आ रही है, या कोई मेडिएशन हो और जंग जो है वो किसी न किसी सूरत में ख़त्म होती हुई नज़र आए?
दरअसल साहब आई थिंक अब सारी चीज इस बात पे डिपेंड करती है कि डोनाल्ड ट्रंप कब अपनी जिद जो उसने ली हुई है उसके ऊपर से हार मानता है। क्योंकि देखिए आयतुल्लाह मुश्तबा खामनाई का बयान जैसा कि आपने पहले भी मेंशन किया था बिल्कुल क्लियरली आ चुका है, और उन्होंने दो टोक मतलब दो टोक कह दिया है कि हम मारेंगे भी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी बंद रहेगा, और जिसको आना है आए, बिस्मिल्लाह करे। तो आई थिंक यहाँ पे ईरान इज वेरी सीरियस, वी सीन इट कंसिस्टेंटली। इनके ईरान के बयानात के और एक्शंस के बीच में कोई भी फर्क नजर नहीं आया होगा। अगर आप डीपली अगर इसको एनालाइज करें तो आपको भी नजर आया होगा कि ईरान ने जितनी भी बातें की वो सारी विद एक्शन जो है वो सपोर्टेड है। ऑन दी अदर हैंड यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो कहीं से निकलने का सिग्नल भी दे रहा है, कहीं से रहने का सिग्नल भी दे रहा है, बट आई थिंक अल्टीमेटली इट डिपेंड्स ऑन कि इस जंग का इख्तिताम इस चीज पे डिपेंड करता है कि ईरान कहां तक इस जंग को लेके जाएगा, क्योंकि वो ड्राइविंग सीट पे आ गया है, और डोनाल्ड ट्रंप कब यहां से अपनी जो जितने भी एसेट्स हैं और जितने भी बेसिस हैं उनको खाली करके वापस जाएगा, और कब अरब ममालिक भी उसको कन्विंस करेंगे कि वो वापस चला जाए। तो आई थिंक नाउ नाउ ऑल इट ऑल डिपेंड्स ऑन दीज फैक्टर्स। लेकिन एक चीज़ जो यहाँ पे जानना बहुत ज़रूरी है कि ईरान के हवाले से लोगों को ये आइडिया नहीं हो रहा था कि वो इतना ज़्यादा रेजिस्ट करेगा और इतना ज़्यादा फिर अटैक भी करेगा, जो नज़र भी आया। अब तेल की अपनी तनसीबात हैं, ये भी कहा जा रहा है कि ईरान पर भी हमला करके उसकी भी तेल की तमाम तनसीबात को तबाह किया जाएगा। एक तो ये है, दूसरा फौजी हवालों से क्या इतना ईरान अब है कि इस जंग को प्रोलॉन्ग कर सकता है? इस जंग में इजराइल भी है, अमेरिका भी है, और उसका मुकाबला भी किया जाए। देखिए जहां तक तेल की बात हुई, पहले मैं बता देता हूँ, फिर आपके जो इसराइल का और फौजी कुव्वत की बात कर लेंगे। जहां तक बात रही तेल की, तेल में ईरान ने हमेशा कभी भी, अभी आप देखें शुरू में इनकी जो शाहराम ऑयल डिपो है तेहरान के अंदर और जो ऑयल रिफाइनरी का स्ट्रक्चर है उनके ऊपर हिट किया, कल करज के अंदर दोबारा हिट किया, और जब पहला अटैक हुआ था तेहरान के अंदर उसके बाद यहाँ ईरान ने रिटेलिएटरी तौर पे हाइफा के अंदर और दूसरी जगहों पे मिडिल ईस्ट के अंदर जो एसेट्स यूनाइटेड स्टेट्स के सपोर्टेड जो डिपोज हैं, फॉर एग्जांपल कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो ऑयल डिपो है उनको आग लगाई थी, उनको डिस्ट्रॉय किया था। और मैं ये बात बता दूं कि ईरानियों ने बहुत सीरियसली इस चीज को लिया हुआ है कि अगर यहाँ पे एक और भी हादसा होता है तेल की तनसीबात के ऊपर, तो ईरान बिल्कुल भी, और बता चुका है ईरान कि ईरान बिल्कुल भी नहीं शर्माएगा, पूरे खित्ते के अंदर जो है वो आग लगा देगा, जितनी भी ऑयल 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 फील्ड्स यूएस को फीड कर रही हैं और यूएस के स्ट्रैटो टैंकर्स को फीड कर रही हैं उनको। जहां तक बात रही, और देखिए बैंकिंग के साथ भी ऐसा ही हुआ था, पहले यूएस और इसराइल ने बैंक के ऊपर स्ट्राइक किया, बैंक के सिपा और बैंक मिल्ली के ऊपर, अब ईरान ने रिटेलिएटरी तौर पे जवाबी तौर पे बोला है। तो कुव्वत की अगर बात करें मुदस्सिर साहब, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कन्वेंशनली ऑब्वियसली ईरान डज नॉट हैव अ गुड एयरफोर्स, Iran does not have an air defense system, a very good air defense system. Iran does not have a very good intelligence agency. But what Iran does have, ईरान के पास क्या है? ईरान के पास वो स्पिरिट और डिटर्मिनेशन है और नंबर्स हैं टू सपोर्ट देम विनिंग दिस वॉर। व्हाई? क्योंकि इनका जो स्टॉक पाइल है मिसाइल्स का वो बहुत, आई मीन इट इज अनइमेजिनेबल। जो फिगर्स मुझे यहाँ पे बैठ के मिलते हैं, इट इज अनइमेजिनेबल। किसी को अगर बताऊंगा तो वो हंसेंगे लोग भी। तो बहुत बड़ी तादाद पे, हजारों की तादाद में इनके पास मिसाइल्स भी मौजूद है स्टॉक पाइल के अंदर। और लॉन्चर्स की जहां तक कैपेबिलिटी की बात आती है, दे डोंट डिपेंड ऑन मोबाइल लॉन्चर्स। ईरान मोबाइल लॉन्चर्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। ईरान के जो पहाड़ी इलाका है और जो रेगिस्तानी इलाका है उसके अंदर उसके पास इतना लॉन्चिंग पैड्स हैं और इतने डेप्थ के अंदर फैसिलिटीज बनी हुई है, 500 मीटर फॉर एग्जांपल डेप्थ है, कि यूएस का कोई भी बॉम्बर, फॉर एग्जांपल GBU-57 बॉम्बर भी उसको पेनिट्रेट नहीं कर सकता। मैंने अपनी आंखों से वो साइट्स देखी हैं जहां पे यूनाइटेड स्टेट्स रोजाना आके 8 मिसाइलें मार के जाता है, लेकिन वहीं से ही जो है वो मिसाइलें उड़ती हुई वापस जाती हैं। तो आई थिंक इट्स ट्रूली, मतलब ये बिल्कुल सच है कि ईरान के पास जो फैसिलिटीज हैं वो बड़ी स्ट्रांग है, और इसीलिए हमें हमले भी नजर आ रहे हैं मुदस्सिर साहब। वरना अभी तक आप देखें इजराइल के अंदर जो रेडार सिस्टम्स इन्होंने तबाह किए हैं, फिर अपनी कुव्वत के हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी जो है वो प्लान की है जो आप बात कर रहे हैं। ये अच्छा, एक चीज अट्रिशन का नाम दे सकते हैं आप। सही, बिल्कुल जी। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ जानना चाहूंगा, ये रजीम चेंज के हवाले से जो लोग एहतजाज कर रहे थे इस जंग पहले, मैं पिछले महीनों की बात कर रहा हूँ, वो लोग अब कहाँ हैं? वो एहतजाज, बल्कि दावत भी दी गई थी ट्रंप की जानिब से कि हुकूमत आप जो है वो लोग संभाल लें, वो लोग किधर हैं? अब कोई एहतजाज ना वो वेस्ट के मीडिया में रिपोर्ट हो रहा है, ना इवन सोशल मीडिया में हमें देखने में आ रहा है, वो लोग किधर हैं? बहुत अच्छा सवाल है, मैं भी ढूंढ ही रहा हूँ काफी टाइम से, मुझे तो कोई नजर नहीं आया। ना शुरू में नजर आया जंग के जब कोई लीडरशिप नहीं थी, ना भी नजर आ रहा है अब तो। इनफैक्ट नेतन्याहू हाथ जोड़ जोड़ के कह रहा है कि प्लीज बाहर आ जाओ ईरानियों, प्लीज अपनी, मुझे एड्स आते हैं, मैं अपना फोन खोलता हूँ, मेरा VPN खुला हुआ होता है, उसके ऊपर ऐड आ रहा होता है मोसाद का कि प्लीज सेंड अस
फारसी में लिखा होता है कि हमें लाइव वीडियो भेजें यहाँ से बना के, क्योंकि आपके ऊपर जुल्म हो रहा है। लोग यहाँ पे, मुदस्सिर साहब, इतनी सीरियस सिचुएशन है कि लोग बिल्कुल भी, कोई भी ऐसा सेंटिमेंट नहीं है जो अभी इस वक्त मेरे ख्याल में स्पेस भी नहीं है कि अगर 1% या हो भी 2% सेंटिमेंट, जो कि आई थिंक नहीं होगा, 1% भी लेट सपोज हो, क्योंकि हो सकता है, जाहिर है सेंटिमेंट तो रहता है कहीं ना कहीं, 1% भी अगर हो, मेरे ख्याल में वो बाहर नहीं आ सकता। यहाँ पे लोग शदीद गुस्से में हैं। आई थिंक कोई यहाँ पे जो है इस तरीके यूनिफाई कर दिया है ना, आयतुल्लाह खामनेई की शहादत ने आई थिंक यूनिफाई कर दिया है पूरे ईरान को। ये बहुत बड़ी कुर्बानी दी है उन्होंने। तो ये एक कुर्बानी के बाद पूरी ईरानी कौम जो है वो यूनाइटेड नज़र आ रही है। बहुत शुक्रिया जॉन हुसैन, हमें ईरान की ताज़ा तरीन सूरत हाल में होने वाले इस वक्त जो सिचुएशन है उससे आगाह कर रहे थे, और मुश्तबा खामनेई साहब की जो सेहत, उनकी ज़िंदगी के हवाले से सवाल हो रहे हैं, उसका भी जवाब हमने जानने की कोशिश। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई को निजी अस्पताल मुंतकिल करने की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए नया मेडिकल बोर्ड बनाने का हुक्म दिया। हुकूमती मौक़िफ़ है कि बानी पीटीआई को सरकारी निगरानी में बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम की जा रही हैं, जबकि पीटीआई क़यादत मुसलसल उनकी सेहत के हवाले से खदशात जाहिर कर रही है। बानी पीटीआई के साथ मुलाकातों का सिलसिला बदस्तूर बंद है, जिस वजह से मजीद शुकूक व शुबहात जन्म ले रहे हैं। इस और पीटीआई से जुड़े दीगर अहम मामलात पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर आला KPK के तर्जुमान शफी जान साहब। बहुत शुक्रिया शफी जान साहब आपके वक्त का। ये मुस्तरद कर दिया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से, अब आपका क्या प्लान है? सुप्रीम कोर्ट जाना है, क्या करना है? क्योंकि बार बार सेहत के हवाले से अब बात हो रही है पिछले 3 महीनों से। सबसे पहले आपका शुक्रिया। जहाँ तक इस्लामाबाद की हाई कोर्ट का सवाल है, तो मैं ख़ुद कमरा अदालत में मौजूद था कल समाअत के दौरान, और हम बड़े पॉजिटिव थे। हमें लग रहा था कि जो चीज़ें हम डिमांड कर रहे हैं दरख्वास्त में, वो कोर्ट उसकी इजाज़त दे दी गई, क्योंकि सारी चीज़ें आइनी भी थी, कानूनी भी थी, और इमरान खान साहब का बुनियादी हक भी है। लेकिन बदकिस्मती से जो चीज़ें हमने डिमांड की, इमरान खान साहब की शिफ्टिंग हो गई शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल, उसके साथ साथ ज़ाती डॉक्टर की रसाई और फैमिली के ज़ेर निगरानी तमाम चीज़ों का होना, वो तीनों चीज़ों को रिजेक्ट किया गया। मायूसी भी हुई। उस फैसले से हम दरख्वास्त देने जा रहे हैं मंडे को उस फैसले के ख़िलाफ़। और आज आपने देखा भी होगा कि CM सुहेल आफरीदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, वहाँ जुनैद खान साहब मौजूद थे, बाबरवान जो लीगल एस्पेक्ट को देखते हैं वो मौजूद थे, उसके साथ साथ बाकी वज़रा सारे मौजूद थे खैबर पख्तूनख्वा के। और वहाँ पे बड़ा क्लियर इस पे बात हुई कि किस तरीके से हम चाहते हैं कि इमरान खान साहब की जो इलाज है, जो तबी सहूलत है जेल के अंदर, वो जो डॉक्टर की रसाई है उसको मुमकिन बनाया जाए। लेकिन हमें लगता है कि जहाँ तहरीक इंसाफ अपने लिए आसानी ढूंढने की कोशिश करती है, कोर्ट्स के ज़रिए, कानून के ज़रिए, आइन के ज़रिए, वो दरवाजे हमारे ऊपर बंद किए जा रहे हैं। और जहाँ तहरीक इंसाफ को निशाना बनाना हो तो उसी दिन वो केस लगाया जाता है, सुना जाता है, फैसला आता है। कानूनी और आईनी तौर पर जो है वो एक अच्छे डॉक्टर्स के ज़रिए अगर हुकूमत इलाज करवा रही है, और अच्छा, और उससे पहले उनका जब चेकअप भी हुआ तो पहले इब्तदाई तौर पर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुतमईन थी, अब ये बार बार क्यों एतराज़ आपकी जानिब से हो रहा है? डॉक्टर्स तो अच्छे से अच्छा वो ला रहे हैं, जो इलाज भी उनका और देखभाल भी कर रहे हैं। देखिए, जो बोर्ड दोबारा तश्कील देने की बात हुई है, इसी बोर्ड ने एक दफ़ा पहले भी रिपोर्ट जो है वो मुरतब की थी, जिसको तहरीक इंसाफ रिजेक्ट कर चुकी है। एक बात हमें समझनी होगी कि जो इमरान खान साहब की सेहत का इशू है वो सियासी नहीं है, इसमें फैमिली इंटरवील करेगी, और फैमिली की जो डिमांड्स होंगी उसके साथ तहरीक इंसाफ कम्प्लीटली खड़ी है। अली मापे की जो भी डिमांड्स है, शिफ्टिंग हो गई, ज़ाती डॉक्टर की रसाई हो गई, फैमिली के ज़ेरे निगरानी तमाम प्रोसीजर का होना, ये बुनियादी हक है। अच्छा, लेकिन मुलाकातें बंद हैं मुसलसल, कई महीने गुजर गए। 4 दिसंबर को आखिरी मुलाकात, 4 दिसंबर को आखिरी मुलाकात, तो ऑलमोस्ट तकरीबन 3 महीने से ज़्यादा का वक्त गुजर गया। कैसे पूरी क़यादत को पता है कि उनकी सेहत ख़राब है, मुलाकातें आपकी हो नहीं रही हैं, पता चल रहा? देखिए, बुशरा बीबी की फैमिली से उनकी मुलाकात हो रही है। उनकी भी मुलाकात बंद कर दी गई थी जब हमने शोर किया कि जी वो तो एक गैर सियासी है। बुशरा बीबी की जो फैमिली है वो सियासी बयानात भी नहीं देते जो इनको इशू है, और वो जो है ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। तो उनकी मुलाकातें हुई हैं, तो बुशरा बीबी ने ये बताया है कि उनकी आंख का जो इशू है उसके बारे में मैसेजेस भी भिजवाए गए हैं। बात बड़ी वाज़ेह है कि हम कोई गैर आइनी, गैर कानूनी मुतालबा नहीं कर रहे। लेकिन वकील तो आपके जा रहे हैं ना, वकीलों से तो बात हो रही है। अगर CM के साथ जज साहब नहीं मिलना चाह रहे या कोर्ट मिलना नहीं चाह रही है, तो इसमें कोई आईनी मसला तो नहीं? आईनी मसला तो नहीं है। वो फेडरेटिंग यूनिट का सरबराह है, 4.5 करोड़ लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके पास इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्मनामा है मुलाकात के हवाले से इमरान खान साहब से। 11 दफ़ा वो
अडियाला जा चुके हैं, उनकी मुलाकात नहीं करवाएगी। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में हम गए हैं, वो दरख्वास्त नहीं लगाई जा रही। तो तमाम तरह चीज़ों पे सीएम खैबर पख्तूनख्वा जो हैं, सेहत के हवाले से हो या फिर मुलाकात के हवाले से हो, डॉक्टर की रसाई के हवाले से हो, वो बात करना चाह रहे थे। लीडर हमारा अंडर है इमरान खान साहब, उसकी बदौलत अगर सीएम वो खैबर पख्तूनख्वा है तो उसी की बदौलत है। अगर मैं आज यहाँ पे बैठा हूँ तो मैं इमरान खान की बदौलत बैठा हूँ, वो हमारा लीडर है। अगर सेहत के बारे में हमें तशवीश है तो हम हर एक दरवाज़ा खटखटाएंगे। अगर हमें फिर लगा कि आपके मुखालिफिन ये बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं कि आप इसलिए पूरा बयानिया बना रहे हैं कि उनकी सेहत ख़राब है, उनको हॉस्पिटल आया जाए, कि खान साहब वहाँ थक गए हैं जेल में और वो अब वो सख्ती जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, तो कोई ना कोई रास्ता निकालने की आप कोशिश कर रहे हैं और वो बीमारी का ही एक रास्ता हो सकता है। और माजी में भी हमने बाकी ये एक प्रोपोगेंडा किया जा रहा है। अगर ऐसी कोई बात होती तो जिस तरीके से इमरान खान साहब ने 1000 दिन जेल में गुजारे हैं, कोई इस तरह पाकिस्तान की तारीख में किसी ने जेल काटी है? तस्वीर पे पाबंदी है, बेटों से बात नहीं हो रही, बहनों से मुलाकात नहीं हो रही, तब भी सहूलत नहीं दी जा रही। वो बुशरा बीबी से अंदर उनकी मुलाकात नहीं करवाई जा रही, लेकिन वो फिर भी डटे हुए हैं। देखिए, जेल मैनुअल को देख लें तो वो साबिक प्राइम मिनिस्टर है, तो जेल मैनुअल के मुताबिक क्लास बी इनको ये टाइटल है, नहीं मिल रहा। बुशरा बीबी साबिक खतून अव्वल है, उनको जेल के मैनुअल के मुताबिक क्लास बी इन टाइटल है, नहीं मिल रहा। उसके बावजूद वो डटे हुए हैं। सोहेल अफरीदी साहब, अब क्या आप लोगों ने एक बनानी थी वो फोर्स बहरहाल ईद के बाद अब बन रही है या नहीं है, या स्ट्रीट मूवमेंट बगैर उस फोर्स के वो करेंगे? अब ईद के बाद का प्लान क्या आप कर रहे हैं? देखिए, स्ट्रीट मूवमेंट के तनाजुर में ही इमरान खान रिहाई अमन फोर्स का ऐलान किया स्वयं सोहेल अफरीदी साहब ने। 4 घंटे कल हमारी एक मीटिंग उस पर हुई है। आज दोबारा 9 बजे हमारी उस पर मीटिंग है, तमाम क़यादत उसमें शामिल होगी, उसका स्ट्रक्चर पर डिस्कस हो रहा है। इंशाल्लाह ईद के फ़ौरन बाद उसकी लॉन्चिंग होगी, डैशबोर्ड खोल दिया जाएगा, लाखों नौजवान उसका हिस्सा बनेंगे, मेंबरशिप होगी, हल्फ लिया जाएगा। सीएम सोहेल आफरीदी साहब ही इसको लीड करेंगे और जो भी इमरान खान की रिहाई के हवाले से जो भी लाएअमल होगा, ये फोर्स सफ़े अव्वल में होगी। तीसरा बड़ा सूबा है और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन वहाँ पर है जो आपके सामने है, दहशतगर्दी का मामला है, आप तर्जुमान हुकूमत हैं, वज़ीर आला जो हैं उनका, आपकी हुकूमत का सारा फोकस जो है वो 80% वो इमरान खान साहब की रिहाई पे होता है। अपने सूबे को आपने कहीं पीछे धकेल दिया है? ये वहाँ की देखिए, कुछ दिन पहले ये एक बयानिया बनाने की कोशिश हुई। सीएम सोहेल अफरीदी साहब जिस तरीके से तहरीक को लीड कर रहे हैं और जिस तरीके से वो गवर्नेंस को देख रहे हैं, वो आपके सामने है। मैंने तो इनको चैलेंज किया है कि आए गवर्नेंस पे बैठते हैं, आए तरक्याती कामों पे बैठते हैं, कोई सियासी गुफ्तगू नहीं होगी, हम अपनी 12 साल की परफॉर्मेंस लाते हैं, आप अपने टाइम की परफॉर्मेंस लेके आए, मुकाबला करते हैं, कोई सियासी बयानबाजी नहीं होगी। जो चैनल आपको पसंद है, जो एंकर आपको पसंद है, जो शहर आपको पसंद है, हम उसमें मुकाबला करते हैं। गवर्नेंस के हवाले से अगर आप देख लें तो आज भी खैबर पख्तूनख्वा सबसे आगे है। अभी जो कफ़ायत शारी जो चल रही है, सबसे पहले स्टेप्स जो हैं जो खैबर पख्तूनख्वा ने लिए, सीएम सोहेल अफरीदी ने तारीखी इक़दामात उठाए अपने लोगों को रिलीफ देने के लिए। बाकियों की जो तरजीहात है वो तो 11 अरब का जहाज़ है। सीएम खुद इस वक्त लाहौर में मौजूद है, जहाज उसका वियना में घूम रहा है, पता नहीं किस फैमिली मेंबर को लेके गया है, सैर सपाटे के लिए गया है। ये लेकिन वो कह रहे हैं 40 अरब रुपए का रमज़ान पैकेज है 40 लाख ख़ानदानों के लिए पंजाब के अंदर। तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत वो कहते हैं अपने लोगों के साथ नहीं खड़ी, आप पर तो ये पंजाब हुकूमत ही है। इस पैकेज के तो मुझे ना कोई विजुअल्स नज़र आ रहे हैं, सिर्फ मरीम नवाज की तस्वीर हर जगह नज़र आती है, हो या फिर ठेला हो जिस पे फ्रूट बेचा जाता है। एक आम जो वर्कर होता है बेचारे, उसको भी मैडम सीएम की हिदायत है कि मेरी तस्वीर आपने ज़रूर लगानी है। तस्वीर लगाने से कोई मकबूल नहीं होता, तस्वीर तो वो हर जगह लगा रही है, लेकिन लोगों की नफ़रत आपके सामने है। इमरान खान साहब की तस्वीर हर जगह से हटा रहे हैं, 90% लोगों के दिल पे वो राज कर रहा है। हमारा जो पैकेज है रमज़ान का, 10.5 लाख ख़ानदानों को 12,500 पर फैमिली हम दे रहे हैं और ये 13 अरब का रिलीफ पैकेज है। 9 लाख ख़ानदानों को पैसे मिल चुके हैं, अनकरीब 2-3 दिनों में बाकी भी कंप्लीट हो जाएगा। और ये तीसरा साल है जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत इस किस्म के रिलीफ दे रहे हैं। लेकिन आप बाकी तमाम सूबों पर, हुकूमतों पर, वफाक से लेकर सब पर करप्शन के इल्ज़ाम लगा रहे हैं। करप्शन तो इस वक्त उरूज पर है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, इदारों के अंदर आपके अफसरान उसमें हैं, बहुत से बाकी सियासतदान भी हो सकते हैं, लेकिन वो बार बार ये इल्ज़ाम आप पर लग रहा है। कहते हैं आपने शिफ्ट कर देते हैं फौरी करप्शन का दूसरों पर बात करते हैं, आपकी करप्शन पर हमें वो गिला करते हैं कि आप उनकी करप्शन पर बात नहीं करते, उनके सिर्फ खान साहब की सेहत पर बात कर रहे हैं, उनकी फोर्स पर बात कर रहे हैं। करप्शन पे तो आपका सूबा देखिए, खान साहब की सेहत, खान साहब की रिहाई प्रायोरिटी है, गवर्नेंस भी प्रायोरिटी है। देखिए, अगर इस किस्म के कोई भी इल्ज़ामात कोई भी लगा रहा है, कोई चैनल लगा रहा है, कोई एंकर लगा रहा है, या कोई सियासतदान लगा रहा है, कोई पोलिटिकल पार्टी लगा रही है, वो सबूत लेके आए, इल्ज़ामात से बात नहीं होगा।
देखिए 5300 अरब की जो डॉक्यूमेंटेड करप्शन है वो तो IMF ने खुद रिपोर्ट किया, हम तो नहीं लेके आए। 11 अरब का जहाज तो इन्होंने खुद खरीदा है, हमने तो कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया। वियना में जहाज इस वक्त खड़ा है, वियना में ही इन्होंने बेचा होगा, हमने तो नहीं भेजा वहां पे। ये जो कह रहे हैं कि जी अब इनको अब यूनिफॉर्म पसंद नहीं आ रहा, मैडम को जो ट्रैफिक वार्डन है पंजाब, उसकी यूनिफॉर्म का कलर पसंद नहीं आ रहा, क्योंकि पसंद नापसंद पे पंजाब चल रहा है, तो अब उस पर भी टीका लगाया जा रहा है पंजाब की आवाम के पैसों को। तो बात बड़ी वाज़ेह है कि तरजीहात जो है वो इनकी अपने अकाउंट्स भरना है, और जब आप मैंडेट पे नहीं आते, जब आपके पास मैंडेट नहीं होता, जब आपको पास आवाम की ताकत नहीं होती और आवाम की फ़िक्र नहीं होती, फिर आप इस किस्म के फ़ैसले लेते हैं। 11 अरब का जहाज़ हो या फिर 55 रुपये पेट्रोल महंगा करो। देखिए आप एक और चीज़ देख लें, चलें पूरी दुनिया में 6% से ज़्यादा किसी मुल्क ने इस क्राइसिस में पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें नहीं बढ़ाई। वाहिद पाकिस्तान मुल्क है दुनिया में जिसने 20% इजाफा किया, फिर उस पेट्रोल पे किया या उस तेल पे किया जो $60 पर बैरल पे खरीदा गया। महंगा तेल तो पाकिस्तान अभी आया ही नहीं है। 28 रोज़ का स्टॉक इनके पास पड़ा था राना सनाउल्लाह का और बाकी इनके जो लेकिन आज मिनिस्टर्स हैं कहा कि मजीद नहीं बढ़ाएंगे, हालांकि आलमी मार्केट में बढ़ भी गया है ना। तो आज वजीर आजम ने बहरहाल ये नहीं, जो डाका इन्होंने मारना था वो तो मार लिया ना, जो इन्होंने अपने अकाउंट्स भरने थे वो तो भर लिए ना। अब आगे जो इन पे प्रेशर पड़ा है, जिस तरीके से हमने इस इशू को टेकअप किया है, वजीर आजम खुद खिताब करने आया है। क्या बेहतर नहीं होता कि बढ़ाने से पहले खिताब करता? मतलब पहले आप डाका मार ले, जब आप पे प्रेशर पड़ जाए फिर आप खिताब करने आए, फिर आप अभी कह रहे हैं कि और नहीं बढ़ा रहे, और कितना बढ़ाना है। देखिए बात बड़ी वाज़ेह है कि जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी, जब कोविड का जो इशू बना पूरी दुनिया में, तो हमने 20 रुपए की जो लेवी थी वो ज़ीरो कर दी। 18% सेल टैक्स पेट्रोल पे था, वो हमने ज़ीरो कर दिया। $120 पर बैरल था, हम 150 का पेट्रोल दे रहे थे। इन्होंने इस पे तो किसी प्रोग्राम में ज़रूर बात करेंगे, क्योंकि ये इल्ज़ाम आप पर ये होता है कि उस वक्त आपने पूरी जो है ना इकोनॉमी को इस वजह से नीचे किया। तो आज भी आज भी वो सेल टैक्स जो है वो तो ज़ीरो है। अगर वो सेल टैक्स लगाया जाए 18, 400 से ऊपर प्राइस चली जाएगी। ये कैसी करप्शन हमने की थी कि हम 150 का पेट्रोल दे रहे थे, ये 350 का दे रहे हैं। लेकिन अभी फाइनली एक ईद के बाद सड़कों पर PTI निकल रही है। बिल्कुल, हम इस पे देखिए हम कुछ चीज़ों को ज़हन नशीन कर चुके हैं। हमारा ये मानना है कि हमारे वर्कर्स का भी अब ये डिमांड है, पूरी पाकिस्तान की अवाम की ये डिमांड है कि अब इस बार जो भी हो वो नतीजा खेज हो। शुक्रिया। हमारे साथ शफी जान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मौजूद। कराची की सियासत, इख्तियारात, खुद मुख्तारी और ताकत की कशमकश से शुरू होने वाली सियासी खेंचतानी का मामला बिला आखिर गवर्नर सिंध की तब्दीली तक आ पहुंचा। वफाकी हुकूमत ने MQM के कामरान टसोरी की जगह पाकिस्तान मुस्लिम नून के रहनुमा निहाल हाशमी को गवर्नर सिंध मुकर्रर कर दिया। इस फैसले पर MQM की जानिब से हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि यह फैसला MQM को एतमाद में लिए बिना किया गया। फैसले में कामरान टसोरी का कहना था कि बदकिस्मती है कि सियासत जीत गई और काम हार गया, लेकिन उनका हौसला बुलंद है। मैं ये जरूर कहूंगा कि बदकिस्मती है कि सियासत जीत गई और काम हार गया, लेकिन मेरा हौसला नहीं हारा। दूसरी जानिब सिंध के नए गवर्नर निहाल हाशमी ने आज अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने उनसे हल्फ लिया। गुज़श्ता रोज गवर्नर सिंध मुकर्रर होने के बाद निहाल हाशमी का कहना है कि वो आईनी गवर्नर हैं और आइन के मुताबिक जिम्मेदारियां सर अंजाम देंगे। अल्लाह ताला की रहमत है, और वो रहमत जो मुझ पे अल्लाह ने किया, बस बदस्ते वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब, कायद पाकिस्तान मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की इनायत है। और मैं इस मौके पे सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ जरदारी साहब का शुक्रगुजार हूँ। मैं एक आइनी गवर्नर हूँ, जो आइन के मुताबिक मेरे फ़राइज़ होंगे उसके मुताबिक मैं अपने जिम्मेदारियों को अदा करूँगा। नाज़रीन, कराची के इख्तियारात और इसकी इंतजामी हैसियत को लेकर सिंध की सियासत में पिछले कुछ अरसे से बड़ी हलचल दिखाई दे रही है। MQM की जानिब से कराची को ज़्यादा खुद मुख्तारी देने और इसे सिंध से अलग इंतजामी यूनिट बनाने का मुतालबा तक किया गया, जिस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत वाज़ेह तौर पर कहती रही कि कराची सिंध का हिस्सा है और रहेगा। अब गवर्नर सिंध की तब्दीली के बाद हुकूमती इत्तेहाद में भी कशीदगी दिखाई दे रही है। MQM की जानिब से सख्त रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। रहनुमा MQM डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा कि गवर्नर सिंध की तब्दीली के एक तरफा फैसले के बाद हुकूमत में रहने का जवाज ही नहीं है। इमरानों को खुश करने के लिए फैसला किया गया, बाला ही बाला फैसला किया। MQM को ना इत्मीनान में लिया गया, ना मशवरा किया गया। अब MQM का कोई अखलाकी जवाज नहीं है इस हुकूमत में रहने का। सिंध की सियासत से शुरू होने वाली इस हलचल की गूंज अब विफाक में सुनाई देगी या नहीं। सवाल यह है कि MQM वाकई हुकूमत से अलहदगी इख्तियार करेगी या सिर्फ सियासी दबाव बढ़ाने की हिकमत अमली है।
अगर इत्तेहादी सियासत में दरार गहरी होती है तो इसके असरात वफाक और सिंध की सियासत पर क्या पड़ सकते हैं, और क्या वफाकी हुकूमत ने वाकई एमक्यूएम को एतमाद में लिया बिना गवर्नर सिंध को तब्दील किया। इस सब पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वजीर आजम के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली साहब। बहुत शुक्रिया इख्तियार साहब आपके वक्त का। अचानक गवर्नर सिंध की तब्दीली क्यों हुई? मुस्लिम नून का ये अपना फैसला था या कोई और प्रेशर है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुदस्सिर, बहुत शुक्रिया आपका। इनफैक्ट बात ऐसी है कि देखें, ये जो गवर्नर सिंध की तब्दीली की बात है ना, ये तो इट वाज बीन डिसाइडेड। ये तो PDM 1 गवर्नमेंट में जब कामरान टिसोरी साहब बने थे, अक्टूबर 2021 में वो गवर्नर बने थे जी। 2022 में। जी। और 2022 में जब वो गवर्नर बने तो जब हुकूमत खत्म हुई तो उसके बाद जो हमारा एग्रीमेंट था या फॉर्मूला था पावर डिस्ट्रीब्यूशन का, तो वो सारी चीजें जो थी वो हमारी वो खत्म हो गई, एक्सपायर। उसके बाद से फिर लकीली PDM 2 की गवर्नमेंट आई और वो हमारे इत्तेहादी थे, तो ये फॉर्मूला जो बना था तो उसमें ये बात तय हो गई थी कि गवर्नरी जो है वो खैबर जो सिंध की है वो मुस्लिम लीग नून के हिस्से में आ जाएगी। जिस तरह पंजाब की गवर्नरी पीपल्स पार्टी के हक में गई, ये गवर्नरी जो KP वाली है ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हिस्से में गई। इसी तरह गवर्नर जो था वहाँ का सिंध का, तो ये मुस्लिम लीग नून के हिस्से में आया। तो ये 2 साल तो ये तो प्राइम मिनिस्टर का प्रोगेटिव था। उन्होंने, आप इसको जो भी कहें, मतलब उनके साथ एक अच्छी वर्किंग रिलेशनशिप है MQM के साथ। और कामरान टिसोरी साहब जो हैं तो वो एक अच्छे गवर्नर थे, तो वो उनकी परफॉर्मेंस से मुतमईन थे, उन्होंने उनको कैरी ऑन रखा। सो हमें अपनी पार्टी भी चलानी है और बाकी निज़ाम भी चलाना है, इत्तेहाद भी चलाना है, तो सारी चीज़ों को देखना होता है। इसलिए चलें, लेकिन इसमें मैं वली साहब कि MQM का मौक़िफ़ ये अब है कि उन्हें एतमाद में नहीं लिया गया। आपके अपने इत्तेहादी हैं, आप कह रहे हैं उनकी गवर्नर से और उनके काम से भी खुश थे, लेकिन उनका गवर्नर हटा दिया गया और उनको बताया भी नहीं। फिर नहीं सर, मेरे ख्याल में बात तो मैंने आपके सामने सारी खुली रख दी कि गवर्नर हटाया नहीं है। ये तो आप समझ लेंगे, तो एक किस्म की 2 साल मजीद बोनस टाइम आप इसको कह सकते हैं। ये जो फॉर्मूला 2024 के इलेक्शन के बाद बना था कि किस इत्तेहादी को क्या हिस्सा मिलेगा, ये MQM के हिस्से में नहीं था। यहाँ पर गवर्नर मुस्लिम लीग नून का लगना था, 2 साल पहले लग जाना था। और इसमें तो वो बात भी, मतलब अगर मैं आपको ये बात बता दूं कि दिस वाज बीन डिस्कस्ड, ये बताया नहीं जाता। दिस वाज बीन डिस्कस्ड सो मेनी टाइम एट हाईएस्ट लेवल ऑफ MQM के जो गवर्नर साहब बैठे हुए हैं, उन्होंने इवेंचुअली उन्होंने जाना है, बिकॉज ये इत्तेहाद के फॉर्मूला में ये शामिल नहीं है आपके हिस्से में। तो वो तो मतलब एक अंडरस्टूड बात। लेकिन एक चंद महीनों से हम ये देख रहे थे इख्तियार वली साहब कि MQM का जो गवर्नर हैं और गवर्नर हाउस है वो ऐसी सरगर्मियों में था जिस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुसलसल मोतरज़ रही कि वफाक का एक इदारा है गवर्नर हाउस और वहाँ इस किस्म के सियासी मामलात हो रहे हैं। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुतालबा था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का प्रेशर था, जिस पे फिर ये फैसला हुआ अचानक 2 साल के बाद। प्रेशर क्या होता है? प्रेशर क्या होती है? मतलब मैं आपको बात बताता हूँ, हम पहली बार हुकूमत में थोड़ी आए हैं, हमको अनाड़ी तोड़नी है। 5वीं बार हुकूमत कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमें पता होता है कि इत्तेहादियों को किस तरह लेके चले। हम इज्जत और तौकीर के साथ इत्तेहाद बनाते हैं, इज्जत और तौकीर के साथ सियासत करते हैं, पुरवकार तरीके से जो है बात करते हैं और पुरवकार तरीके से अपने इत्तेहादियों की बातें सुनते हैं और बात को आगे चलाते हैं। तो प्रेशर की तो कोई बात नहीं है। हाँ, ये एक बात मतलब उसूली तौर पर ये क्लियर है कि गवर्नर सिंध की मुद्दत जो थी वो 2024 के इलेक्शन से पहले वो खत्म हो गई थी। उसके बाद गवर्नर ने चेंज होना था, 2 साल बाद चेंज हो गया। अब इत्तेहादी हैं, प्राइम मिनिस्टर का प्रोगेटिव था, उन्होंने टाइम दे दिया, एक्स्ट्रा दे दिया 2 साल, ये उनकी मेहरबानी है। और कामरान टिसोरी जो है वो भी अच्छे गवर्नर थे, मतलब ही इज नॉट अ बैड गाय।
लेकिन हमने अपनी जमात भी चलानी है, वहां से हमने अपने गवर्नर भी लाना है, और उससे हमने जो सूबे में अपनी एग्जिस्टेंस है पॉलिटिकल, ठीक। वो भी हमने उसको भी बहाल करना है। हमने अपनी पॉलिटिकल स्पेस जो है वो भी हमने लेनी है। माजी में एमकेएम मुतालिबात मनवाने के लिए अक्सर हुकूमत से बाहर हो जाती थी या हुकूमत को प्रेशर होता था। आपको लगता है अब कोई ऐसा होगा और एमकेएम जो है वो आपसे नाराज? ये वो गुफ्तगू है या ये वो टॉपिक है। मैं आपको एक बात बताऊं कि इस पर एमकेएम हुकूमत से बाहर नहीं जाएगी, ठीक, क्योंकि ये चीजें पहले से तयशुदा थी, ये चीजें पहले से ओके। समझ में आ जाने वाली बातें थी। ये कोई अब्रप्ट नहीं हुआ, ये कोई आउट ऑफ द बॉक्स नहीं हुआ, ये कोई आउट ऑफ द ब्लू नहीं हुआ, इस तरह नहीं। अच्छा, एक चीज़ मुसलसल एमकेएम ये बात करती रही, गवर्नर हाउस में ये बात होती रही कि कराची को इंतजामी यूनिट कर दिया जाए या वफाक के हवाले कर दिया जाए। अब निहाल हाशमी साहब गवर्नर बनने के बाद नून लीग अब क्या सोच है कराची के हवाले से कि जी वो वफाक के हवाले हो ना हो? सर ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो अच्छा। देखे ना, मेरे ख्याल में जो वो बयान था ना कि कराची को आप फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड एरिया डिक्लेयर करके उसको अपनी कस्टडी में ले लेना, मेरे ख्याल वो आउट ऑफ द बॉक्स कोई बात है। अच्छा। वो एप्लीकेबल भी मुझे नहीं लगती। आईन और दस्तूर उसकी मेरे ख्याल में इतनी इजाजत भी नहीं देता, उसमें हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। तो बाकी जहां तक आपने बात की निहाल हाशमी साहब की, तो निहाल हाशमी सच अ डायनामिक पर्सन, वो एक निडर और सरफरोश कारकुन है मुस्लिम लीग नून का और नवाज शरीफ का। वो सर हथेली पे रख के फिरने वाला बंदा है और बहादुर आदमी है, उसकी हिस्ट्री है और उसका एक कैरियर है। हम समझते हैं कि वो ही नोज कि वो वफाक और सूबे के बीच में ब्रिज का किरदार कैसे बनाएंगे। हमारे बड़े इत्तेहादी हैं, दोनों वहां से सिंध से हैं, एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, एक एमक्यूएम है, और हम यही चाहेंगे कि दोनों इत्तेहादियों को साथ लेकर और वो ब्रिज का किरदार अदा करें वफाक के साथ, ताकि ये मामलात हम आहंगी के साथ चलें। ये छोटी छोटी बातें, ये गवर्नर बनना आज है कल नहीं होंगे यार, सदा बादशाही सिर्फ एक अल्लाह की होती है। इंसान जो है वो आते ही इसीलिए हैं कि सही, बिल्कुल ठीक है। तो ये इसीलिए अभी सूबा सिंध में मुस्लिम नून के गवर्नरशिप हो गई है, गवर्नर हाउस अब आप मुस्लिम नून के पास आ गया है, आईनी ओहदा भी एक तरह से मिल गया है। हमने इंतखाबात में उस तरह की वो नंबर्स नहीं देखा, ख़ासतौर पर सिंध में भी, सिंध का सबसे बड़ा शहर है कराची, और कराची में भी। अब मुस्लिम नून क्या वो करेगी अगले 3 सालों में बैसियत जमात? 1997 में नवाज शरीफ की वहां पर सेकंड लार्जेस्ट पार्टी थी। हमारे बहुत तकड़े पार्टी के दोस्त साथी थे, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान वहां से थे, ममनून हुसैन साहब, फिर दोस्त मोहम्मद फैजी साहब थे, चांडियो साहब थे, हमारी जमात के गौस अली शाह साहब थे। बड़ी हमारी तगड़ी पार्टी हुआ करती थी, और जतोई साहब थे, लियाकत जतोई साहब थे हमारे साथ। तो ये हमारी बहुत बड़ी टीम थी। ये जो अलीम आदिल शेख साहब हैं, ये थे हमारे साथ। अभी उनके भाई सियासत करते हैं, वो पीटीआई से हैं। तो हमारी बहुत बड़ी टीम थी, और 1999 के मार्शल लॉ के बाद वो टीम हम लॉस्ट कर चुके, और उसको लूज करने के बाद हम दोबारा वहां पर हमने अपनी जमात को एस्टेब्लिश नहीं किया। और अभी बशीर मेमन साहब हैं, शाह गुलाम कादिर साहब हैं, शाह अहमद शाह साहब हैं, वो अली अकबर गुजर साहब हैं, बहुत सारे हमारे साथी हैं। वो एक अच्छा सेनेटर अफनानुल्लाह खान साहब हैं, वहां से उनका ताल्लुक है, मुशाहिदुल्लाह खान साहब के जो बरखुरदार हैं। तो ये सारी टीम को अब हमने वहां पर मुस्लिम लीग नून को भी ऑर्गेनाइज करना है, और एक जो गवर्नर हाउस है उसको हमने पब्लिक के लिए ओपन भी रखना है। वफाक के साथ इत्तेहादियों का राब्ता और सिंध के अवाम का वफाक के साथ बराह रास्त राब्ता, और उसके लिए गवर्नर हाउस जो है वो अपना एक भरपूर
आईनी, दस्तूरी और सियासी किरदार जो है वो चलें, ये अब अगले आने वाले दिनों में देखा है। गवर्नर हाउस सिंध जो है वो मुसलसल पिछले चंद दिनों से खबरों में रहा और इल्ज़ाम यही रहा कि वहाँ सियासत की जा रही है। बहुत शुक्रिया इख्तियार वली साहब, हमारे साथ पाकिस्तान मुस्लिम नून के रहनुमा मौजूद थे। प्रोग्राम से मुदस्सर इकबाल को इजाज़त दीजिए। नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।